वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए टेस्ट सीरीज की, जिसमें कि हमारा पहला टेस्ट होगा टेस्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री का। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं सीखेंगे, एग्जाम में जाके आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब आप सभी लोग मेरे साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, पॉज करके हर क्वेश्चन के बाद अपना खुद का आंसर नोट करेंगे और फिर उसको कमेंट डाउन करके बताएंगे कि आप लोग के कितने क्वेश्चंस ठीक हुए और कितने क्वेश्चंस गलत हुए। और फिर आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को बार बार देखेंगे और अपने 1 लाइन के नोट्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। लोअर पुरापाषाण स्थल, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें गलत चुनना है। एक तो आपको ये ध्यान देना है कि वो गलत पूछ रहा है या वो सही पूछ रहा है, तो हमें इनमें से क्या गलत है ये चुनना है। पहला अगर देखें तो ये बोल रहा है कि बोरी एक साइट है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है और इसको अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट कंसिडर किया जाता है, प्राचीनतम लोअर पुरापाषाण स्थल माना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वहां के पीरियड, उस पीरियड के जो लोग थे वो हाथ से बने हुए टूल्स, हाथ से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें से कुल्हाड़ियां, गंडासे और चाकू थे, एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। थर्ड, स्टोन के टूल्स जो यूज होते थे वो चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए और स्किनिंग के लिए यूज होते थे, काटने के लिए, खुदाई करने के लिए और चमड़ा निकालने के लिए। चौथा स्टेटमेंट है एंशिएंट पैलियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं सोन वैली, रिवर सोन के पास पंजाब में, जो कि अब है पाकिस्तान में। तो इसमें से बताइए कौन सा गलत है। इसमें से गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये बोरी साइट है ये राजस्थान में नहीं, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर बात करें लोअर पेलियोलिथिक साइट्स की, तो पेलियोलिथिक जो वर्ड है ये मिलके बना है 2 वर्ड से। पहला पेलियो, ये इसका मतलब होता है पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो इसका मतलब हो गया बहुत पुरानी स्टोन एज, पुरापाषाण स्थल। अब मैं आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किनको बोला गया है। ये वही थे जिन्होंने पहला पेलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था इंडिया में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी है। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर से इनकरेक्ट पूछा है, गलत विकल्प का चयन करें और सेम लोअर पेलियोलिथिक, लोअर पुरापाषाण काल से ही संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये बोल रहा है कि लोअर पेलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो मिले हैं बेलान वैली उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में। ना सिर्फ लोअर पेलियोलिथिक बल्कि मिडिल और अपर पेलियोलिथिक काल के टूल्स भी पाए गए हैं दिदवाना से। आंध्र प्रदेश में नागार्जुना कोंडा से 2000 से ज्यादा औजार मिले हैं। भोपाल के पास जो भीमबेटका की गुफाएं हैं और चट्टानी आश्रय भी लोअर पुरापाषाण युग की विशेषताएं दर्शाते हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत है। बताइए कौन सा गलत है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। जो ये 2000 से ज्यादा टूल्स मिले हैं नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश से, ये यहां से नहीं मिले हैं, ये मिले हैं चिरकी निवासा, एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां से। तीसरा क्वेश्चन, मध्यपाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पे। मध्यपाषाण काल के लोगों का संबंध निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया से था। इनमें से जो ये प्रोसेसेस दिए हुए हैं इनमें से पाषाण काल के जो लोग थे, मीजोलिथिक जो लोग थे, वो इनमें से किस चीज से एसोसिएटेड थे। हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, एनिमल हस्बेंड्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से संबंधित थे। अब आप ये देखेंगे, अगर हम मीजोलिथिक पीरियड को देखें तो अगर आपको ये नहीं भी आता है तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये काफी पुरानी एज की बात हो रही है, और जो ये काम लिखे हुए हैं, शिकार करना, मत्स्य पालन, भोजन एकत्र करना, पशुपालन करना, ये काफी प्रिमिटिव काम है ना, पुराने काम है, तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शंस देखोगे ना, अगर हंटिंग तो होगा ही होगा, जिसमें हंटिंग नहीं है वो तो आप एज इट इज एलिमिनेट कर लोगे। इस तरीके से कुछ में आप एलिमिनेशन टेक्निक्स भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा पेपर आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे कराए हुए मटेरियल से बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है।
चौथा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्नलिखित में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कहाँ किन किन जगहों से मिली है? आदमगढ़, महदहा, बगौड़। बताइए किन जगहों पे से एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आदमगढ़ और बगौड़, 1 और 3, ऑप्शन बी। ये दो जगहें ऐसी थी जहां से पशुपालन के मतलब कि यहाँ पे एनिमल्स को पाला गया था सबसे स्टार्टिंग में, वहां से प्राप्त हुए हैं, ये बोल रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि जो ये जगह है आदमगढ़, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, बगौड़ है राजस्थान में। आपको मुझे कमेंट डाउन करके बताना है कि माधा कहाँ लोकेटेड है और यहां से क्या मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, यू विल हैव टू कमेंट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है फिर से। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व की एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बस्ती मेहाड़गढ़ में है। ओनली नोन नियोलिथिक सेटलमेंट। बलूचिस्तान में मेहाड़गढ़ को अनाज की टोकरी कहा जाता था, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। इसे सिंधु और भूमध्य सागर के बीच बसी सबसे बड़ी नवपाषाणीय बस्तियों में से एक माना जाता है। मतलब कि इंडस और मेडिटेरेनियन सी के बीच में रेज्ड लार्जेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट था ये। अब इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये सभी एकदम सही दिए हुए हैं, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये अपने आप में आपको एज इट इज प्रिपेयर करना है, आपको पता होना चाहिए। मेहारगढ़ जो है ब्रेड बास्केट कहा जाता था क्योंकि ये मेहारगढ़ ही वो जगह थी जहां पे सबसे पहले वीट उगना स्टार्ट हुआ था। क्लास 6 NCERT का भी है ये क्वेश्चन। तो बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल भी गलत करके नहीं आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। नवपाषाण युग में पशुपालन एवं अनाज का उत्पादन करने वाले शुरुआती लोग 5500 ईसा पूर्व के आसपास बाढ़ से बाधित हुए थे। पत्थरों और हड्डियों के औजारों की मदद से 5000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि एवं अन्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई थीं। इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। बताइए इसका कौन सा हो जाएगा सही? तो ये सारे एकदम सही हैं, आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। न्यूलिथिक एरिया में जो लोग थे वो सेटलर्स थे, वो एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे और सीरियल्स भी प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उनको जो है उनका घर बार डिस्टर्ब हो गया था बाढ़ के कारण, फ्लड्स के कारण। एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज थी वो 5000 BC के आसपास फिर से रिज्यूम हुई और यहाँ के जो लोग थे वो गेहूं और जौ को शुरू से ही उगाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 4500 से 3500 में कोची के समतल मैदानों से लेकर सिंधु मैदानी क्षेत्र तक कृषि कार्यों का बहुत विकास हुआ था। ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इस एरिया, इस वाले एरा के अराउंड। 4500 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार का चाक, दैट इज पॉटर्स व्हील, अस्तित्व में आया था। सिंधु की एक सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में नवपाषाण युगी के अधोकाल की 47 बस्तियां पाई गई थीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, यानी कि जो सारे दिए हुए हैं तीनों के तीनों ये बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एक रफ आइडिया होना चाहिए, चाहे एग्जैक्ट डेट ना भी याद हो आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पॉटर्स व्हील यानी कि कुम्हार का चाक कब आया ये आपको पता होना चाहिए। और न्यूलिथिक एरिया में 45 सेटलमेंट्स मिले हैं, कहां पे? हकरा, इंडस की एक ट्रिब्यूटरी के पास। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हमें पीरियड बताना है कि वेस्टर्न एशिया में वीविंग, कल्टीवेशन, पॉटरी, हाउस बिल्डिंग ये सब स्टार्ट हुआ, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट हुआ। किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये पूछ रहा है ये। तो आप लोग बताइए किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था ए, 9000 से 3000 BC वाले टाइम पीरियड में। फैक्ट है, एज इट इज पता होना चाहिए। कोई अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको जरा भी डाउट हो, भूल गए हो आप, नहीं याद आ रहा हो, तो आई वुड सजेस्ट आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इनमें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं काम करती है। आपको पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता है, स्किप द क्वेश्चन। अब हमें इन सारी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन सबको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अर्लीस्ट डेट न्यूलिथिक सेटलमेंट की कश्मीर में, अर्लीस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट साउथ इंडिया में, अर्लीस्ट डेट फॉर चिरांड्स न्यूलिथिक फेज, और लेटेस्ट एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। नवपाषाण कालीन बस्तियां दी हुई हैं, इनको आपको लाइन से अरेंज करना है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये एज इट इज अरेंज्ड है, एकदम ठीक अरेंज्ड है। तो 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अब जो कश्मीर में नवपाषाण कालीन बस्ती थी, ये सबसे पहले हुई 2500 ईसा पूर्व में। उसके बाद आपका
चिरान में सबसे पुरानी जो बस्ती थी वो आई 2500 ईसा पूर्व में। फिर आपकी जो ये है साउथ इंडिया वाली, ये है 2500 में, और इसके बाद है चिरान वाली 2000 में, और फिर आएगा 1000 बीसी लास्ट वाला सदर्न और ईस्टर्न इंडिया वाला। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे संस्कृति की बात हो रही है। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित थी? जॉर्वे कल्चर की बात कर रहा है और पूछ रहा है ये बेसिकली कहां लोकेटेड था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। तो कहां था ये जॉर्वे कल्चर, कहां डेवलप हुआ था? तो ये डेवलप हुआ था अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एक रफ आइडिया अपने दिमाग में रखना, जो ये जॉर्वे कल्चर था ये डेवलप था तापी, गोदावरी, भीमा, इस सारे एरिया में। तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि इंडिया के किस सेक्शन में ये डेवलप था, कि अगर आपको एलिमिनेशन भी करना है तो उसके लिए आसानी हो। मतलब वो पूछे जॉर्वे कल्चर साउथ इंडिया में था तो एटलीस्ट उसको आप एलिमिनेट कर पाए, क्योंकि ये वेस्ट पार्ट में था। दैमाबाद इसका सबसे बड़ा सेटलमेंट हुआ करता था, और ये एक लेट हड़प्पन कल्चर है बेसिकली। यहाँ पे जो पॉटरी वगैरह होती थी वो ब्लैक होती थी रेड पे। तो हम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इन सब कल्चर्स में डिफरेंस जो था वो यही था कि अलग अलग किस्म के बर्तन, अलग अलग किस्म की पॉटरी से इसको डिस्टिंग्विश करते थे। तो चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तांबे का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य के गुंगेरिया में पाया गया है, जिसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा चांदी की 102 पतली चादरें पाई गई हैं? लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर पूछ रहा है ये किस, मतलब गुंगेरिया में पाया गया लेकिन किस स्टेट में लोकेटेड है ये जगह? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, पता होना चाहिए आपको। गुंगेरिया नाम की जगह है जहां से काफी कॉपर और ये सिल्वर वगैरह की शीट्स मिली थी, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित निम्नलिखित में से किस शहर में 1.1 मीटर के सबसे बड़े गेरुए रंग के बर्तनों के संग्रह का साक्ष्य मिला है? लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ऑचरे कलर्ड यूटेंसिल्स, ये OCHRE कर लीजिए इसको, of 1.1 meters has been found in which of the following city located on the border of Haryana and Rajasthan? कहां पाया गया है ये, बताइए आंसर। बी, जोधपुर में मिला है। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, ऑचरे कलर्ड यूटेंसिल्स मिले हैं यहां से बहुत सारे जोधपुर से, जो कि लोकेटेड है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई मालवा संस्कृति को गैर हड़प्पा संस्कृति माना जाता है? नवदटोली, एरन, नगदा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ द अबव। नवदटोली, ईरान और नगदा ये तीनों ही जगहें मालवा कल्चर से हैं, और इनमें से जो सबसे बड़ा सेटलमेंट था वो था नवदटोली। ये दो फैक्ट मालवा कल्चर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फेज है, एक क्वेश्चन इससे और तैयार ये करो कि मालवा कल्चर, अगर सेंटेंस आए लिखा हुआ कि मालवा कल्चर समकालीन था हड़प्पन कल्चर के, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये गैर हड़प्पन संस्कृति है, मतलब ये हड़प्पा का ही पार्ट नहीं था। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो अब हम टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो इन फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स क्या पता एक सेंटेंस के टाइप में आपके पेपर में आ जाएं। बाकी मालवा कल्चर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 जगह हैं, एज इट इज बाय हार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प का चयन करें। अभी तक 200 जॉर्वे स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से सबसे बड़ा जॉर्वे स्थल गोदावरी घाटी में स्थित दायमाबाद है। दायमाबाद कई कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति से भी प्रभावित हैं। दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट जॉर्वे साइट्स। बोल रहा है कि दायमाबाद गोदावरी वैली में जो लोकेटेड है वो लार्जेस्ट जॉर्वे साइट है, और ये फेमस है अपने ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिनपे इन्फ्लुएंस है हड़प्पन कल्चर का। बताइए इसका आंसर कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, डी। ये तो बल्कि मैं आपको ऊपर बता भी चुकी हूं अभी कि जॉर्वे साइट सबसे बड़ी जो थी वो दायमाबाद थी, और दायमाबाद फेमस था ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट के लिए और इन सब चीजों के लिए। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15। ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक पीरियड की बात हो रही है, के बाद के चरण में 4 आयताकार कमरे और एक वृत्ताकार कमरा अर्थात 5 कमरों वाला घर पाया गया है। इसका ड्यूरेशन पूछा है कि ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो ये हो रही है 1300 से 1000 ईसा पूर्व वाले टाइम पीरियड की बात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। चाल्कोलिथिक पीरियड या फिर ताम्रपाषाण काल ही वो काल है जहां से हमारा मेटल्स का यूज स्टार्ट हुआ था।
तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें। ताम्रपाषाण कालीन स्थल चालकोलिथिक साइट्स दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड स्टेट्स पूछ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पांडु राजर डिबी वेस्ट बंगाल, महिषाडाल वेस्ट बंगाल, ताराडी मध्य प्रदेश, खैराडी नरहन उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत हो जाएगा आपका ताराडी। कहां पे है ताराडी? ताराडी है बिहार में, ना कि मध्य प्रदेश में। अब आप इन सब साइट्स को तो एज इट इज याद कर लेंगे और इनके स्टेट्स को भी याद कर लेंगे। आप मुझे 2 और चालकोलिथिक साइट ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के नाम कमेंट डाउन करके बताइए। इससे थोड़ा आप सर्च करेंगे तो आपका और मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी और रिवीजन अच्छा हो जाएगा चीजों का। 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। सेनुआर आहार संस्कृति का एक क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में चिपटी आयताकार तांबे की कुल्हाड़ियां और चंदौली में तांबे की छेनी पाई गई हैं। सेनौर की बात हो रही है कि ये रीजनल सेंटर माना जाता है आहार कल्चर का। फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस मिले हैं जोरवे से, चंदौली से महाराष्ट्र में, और कॉपर के चिजल्स मिले हैं चंदौली से। इनमें से गलत बताना है कौन सा है, बताइए। गलत हो जाएगा फर्स्ट, ये सेनौर नहीं माना जाता है, जिलुन माना जाता है। जब भी आहार कल्चर की बात होगी ध्यान रखिएगा ये बात, जिलुन का नाम आपको पता ही पता होना चाहिए। आहार कल्चर जो था वहां पे ब्लैक और रेड कलर की पॉटरी बनती थी व्हाइट कलर के डिजाइन से, और आहार और बालाथाल इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, और जिलुंड इसका रीजनल सेंटर था, क्षेत्रीय केंद्र था। ये एक मैच्योर हड़प्पन कल्चर था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपके सारे कल्चर्स प्रिपेयर हो गए हैं। अब जॉरवे कल्चर हो गया आपका प्रिपेयर, मालवा कल्चर हो गया, आहार कल्चर हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते रहेंगे। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प। ये तो आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर में ना अंडरलाइन कर लिया करो, सर्कल बना लिया करो उसके ऊपर क्या पूछ रहा है ये। पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण युग में चावल का उत्पादन किया जाता था। पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग में जौ का उत्पादन किया जाता था। उत्तर भारत में ताम्रपाषाण युग में गेहूं का उत्पादन किया जाता था। इनमें से कोई नहीं। ये बोल रहा है कि कॉपर स्टोन एज की बात हो रही है यहाँ पे ताम्रपाषाण युग की, और कौन सी चीज कहाँ पे उगती थी ये पूछ रहा है ये। अब आप बताइए कौन सी चीज कहाँ उगती थी, क्या होगा इसका सही आंसर? गलत कौन सा है मतलब इनमें से? तो इनमें से गलत है सी। अब आप लोग देखो, वीट जो था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वीट सबसे पहले मेहारगढ़ में स्टार्ट हुआ था। तो बार्ले और वीट की बात हुई थी ना, गेहूं और जौ की, तो नदरन इंडिया तो नहीं हो सकता वो, बिल्कुल भी, वो वेस्ट पार्ट हो गया ना इंडिया का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब एकदम सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ताम्रपाषाण युग, फिर से चालकोलिथिक एज से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। राजस्थान में मृत शरीर को उत्तर दक्षिण की दिशा में लिटाया जाता था। दक्षिण भारत में मृत शरीर को पूर्व पश्चिम की दिशा में लिटाया जाता था। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। इनमें से सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ सेकंड वाला सही है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड बॉडीज को राजस्थान में नहीं महाराष्ट्र में लिटाया जाता था। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ब्यूरियल प्रैक्टिसेस क्या थी, मतलब मृत शरीर को दफनाने की प्रैक्टिसेस अलग अलग जगहों पे अलग अलग थी, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ज्ञात होने वाली प्रथम संस्कृति थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर वाज द फर्स्ट कल्चर टू बी नोन? बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आहार चालकोलिथिक कल्चर इन सभी में से पहला था जिसका पता लगाया गया था। ये था 2100 से 1500 बीसी। कायट था 2000 से 1800 बीसी, और ऑचरे कलर्ड पोएट्री वाला कल्चर था 2000 से 1500, और जॉरवे कल्चर था 1400 से 700। और इन सभी कल्चर के बारे में हम कुछ कुछ चीजें देख चुके हैं। इनमें से जिसका हमने नहीं देखा है वो है ऑचरे कलर्ड कायट चालकोलिथिक कल्चर, कयत ताम्रपाषाण संस्कृति। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बालाथाल पे था, ये चंबल वगैरह वाले एरिया के आसपास फैला हुआ था ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में किया गया था। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। बताइए इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें से जो सही है वो है बी, सिर्फ सेकंड वाला, हिस्ट्री इज द उपवेद ऑफ अथर्ववेद। तो वर्ड हिस्ट्री सबसे पहले कहां मेंशन था? वो अथर्ववेद में ही मेंशन था। ये बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने इतिहास के बारे में यह कथन कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास सुनने में लगाना चाहिए? द किंग शुड स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन लिसनिंग टू हिस्ट्री। किसने कही थी ये बात?
तो ये कही थी ए, कौटिल्य जी ने, कौटिल्य या फिर चाणक्य। अब इनमें से जो ये बाकी के हैं इनके भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। तो ब्यूरी जो थे, ब्यूरी या बरी जैसे भी आप बोलना चाहें, उन्होंने कहा था इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। बेकन ने कहा था इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, हिस्ट्री मेक्स मैन इंटेलिजेंट। तो आप भी हिस्ट्री पढ़िए और इंटेलिजेंट हो जाइए। अबुल फजल, इन्होंने कहा था इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। हिस्ट्री इज अ हॉस्पिटल वेयर अ पर्सन गेट्स मेडिसिन फॉर हिज सॉरोज एंड गेट्स ट्रीटमेंट फॉर सैडनेस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। ह्यूनसांग ने भारत को यिंतु कहकर संबोधित किया था। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश कहकर संबोधित किया था। भरतवस का वर्णन सबसे पहले खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पाया गया था, जो कि अरमाइक में लिखा गया था। बताइए कौन सा गलत है इसमें से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। जो ये डिस्क्रिप्शन है भारद्वाज का, या भारद्वाज जैसे भी बोलना चाहें आप, वो पाया गया है खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अरमाइक में नहीं लिखा था। ये वैसे लॉजिक से भी थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन, कि अरमाइक जो थी वो थोड़ी ग्रीक लिपि थी। हमारी भारत में जो लिपि यूज होती थी वो थी प्राकृत। तो इसका आंसर अरमाइक की जगह यहाँ पे होगा प्राकृत। प्राकृत बाकी एकदम ठीक है। ग्रीक्स ने एड्रेस किया था इंडिया को एज इंडिया, और ह्यूनसांग जो कि एक 7th सेंचुरी का ट्रैवलर था, उसने इंडिया को कहा था यिंतु, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी CU की। और इत्सिंग ने इंडिया को कहा था आर्य देश। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय प्रागैतिहास की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटका के डैश जिले में लिंगसुगुर नामक एक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की थी। ये पूछ रहा है कि इंडियन प्री हिस्ट्री का जो एक्सप्लोर करने का क्रेडिट है वो जाता है डॉक्टर प्रिमरोज को, जिन्होंने 1842 में प्री हिस्टोरिक टूल्स डिस्कवर किए थे लिंगसुगुर से, जो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? कर्नाटका की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है रायचूर, डी, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसको कहा गया है। देखिए दोनों बातों में फर्क है। क्रेडिट ऑफ एक्सप्लोरिंग इंडियन प्री हिस्ट्री और फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे। अब एक का तो आपको यहीं पता चल गया, और एक का मैंने आपसे पूछा है और उम्मीद की है कि आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, राख के टीले निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं पे ध्यान देना है, किए गए हैं? माउंट्स ऑफ एश हैज नॉट बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? पलवाई, उतनूर, पिकलिकाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कि इन सब जगहों पे से राख के टीले मिले हैं। पलवई कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उटनूर आंध्र प्रदेश में। पिखलीकाल कर्नाटका में है। और जगहों का अगर आपको नाम चाहिए तो वो है ब्रह्मगिरी और मस्की, जहां से राख के टीले पाए गए हैं। 26वां क्वेश्चन, डॉल्मेंस, एक वर्ड दिया हुआ है डॉल्मेंस, इसका मीनिंग पूछा है, किसको संदर्भित करता है? ये कृषि योग्य भूमि को, धार्मिक स्थल को, एक प्रागैतिहासिक सभ्यता को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। डॉल्मेंस जो वर्ड है वो संबोधित करता है जो लोग मर जाते थे उनके ऊपर बनाई हुई समाधियों को। टोम्स बिल्ड ओवर द बरीड डेड, ये बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस में ये प्रैक्टिस होती थी काफी प्रीडोमिनेंट, जहां पे ये वर्ड यूज होता था डॉल्मेंस। तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। पहला, प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य बिहार में स्थित पैसरा से प्राप्त किए गए हैं। दूसरा, पैसारा एक पूरा पाषाण स्थल है। पैसरा की खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट हट्स, सबसे अर्ली झोपड़ियों की बात हुई है, पैसरा एक साइट है, वहां से पाए गए हैं। बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3, ये सारे एकदम सही हैं। एज इट इज प्रिपेयर कीजिए आप, ये कहीं आपको रेगुलर बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, एकदम डिफरेंट फैक्ट है ये वाला, और पर्टिकुलरली बिहार PCS वाले इस चीज पे खास ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस, नर्मदा रीजन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सिहोर जिले के हथनौरा स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्मों की खोज की गई थी। पहले होमिनिड फॉसिल्स, होमिनिड वर्ड का मतलब होता है ह्यूमंस का, मनुष्य का, had been discovered from Hathnora district in Sehor district of Hathnora site of in Sehor district of मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों एकदम ठीक बातें हैं ये। तो पहला ह्यूमंस की बात करें तो पता होना चाहिए वेस्ट नर्मदा वाला रीजन है, और वहीं से पहले होमिनिड फॉसिल्स मिलेंगे, उसके आसपास वाली जगहों से। हथनौरा साइट का यहाँ पे जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 29, सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। गुजरात में स्थित लग्नाथ से 14 मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। मध्यपाषाण कालीन स्थल मदहा प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। बताइए कौन सा सही है। ये महादहा तो मैं आपसे पूछ भी चुकी हूँ ऊपर अभी कि कहाँ पे है ये लोकेटेड। तो ये प्रतापगढ़ तो है। अब स्टेट बताएंगे आप मेरे को, ये तो आपको यहीं से पता चल गया। आंसर बताइए चलिए इसका। तो इनमें से हो जाएंगे दोनों ही एकदम ठीक हैं। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो स्केलेटन्स की बात हो रही है तो ये दो साइट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। अगर स्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से किसी से आएगा। तो आपको प्रतापगढ़, माधा प्रतापगढ़ तो बता ही देंगे, वैसे आप कहाँ हैं फिर भी बताइए आप मुझे लिख के। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर से दक्षिण तक हड़प्पा के शहरों के सही भौगोलिक क्रम का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ज्योग्राफिकल सीक्वेंस ऑफ द हड़प्पन सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये देख लीजिए लिखा क्या है, बताइए क्या होगा सही क्रम 30th का। तो 30th का सही आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, लोथल। अब हड़प्पा कहाँ लोकेटेड था? पाकिस्तान में, पंजाब में। कालीबंगन राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो सिंध लरकाना, और लोथल गुजरात में। तो इसका सही आंसर ए नहीं, इसका सही आंसर होगा सी, पहले मोहनजोदाड़ो फिर कालीबंगन फिर लोथल। इसको क्रॉस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कनिंघम ने हड़प्पा मोहर का पता लगाया। मार्शल द्वारा मोहनजोदाड़ो का उत्खनन। वत्स द्वारा हड़प्पा का उत्खनन। मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन। इनको आपको सही तरीके से अरेंज करना है। 31 ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है तो क्वेश्चन में आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा पेपर में। बताइए क्या होगा इसका। तो ये सही अरेंज्ड है एकदम। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कनिंघम जी ने हड़प्पन सील का पता कब लगाया? 1853 में। मोहनजोदाड़ो का एक्सकवेशन कब हुआ? 1921 में, फिर 1931 में। और ये जो है वत्सा द्वारा हड़प्पा का उत्खनन, ये हुआ 1940 में। और ये सबसे लास्ट में होगा, मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का एक्सकेवेशन कब किया? 1946 में। और 1921 में क्या हुआ था? जब भी हम आईवीसी पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो 1921 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। उसमें क्या हुआ था? उसमें हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया था दयाराम साहनी जी ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। 32, हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किन फसलों से परिचित थे? हड़प्पन्स वर फेमिलियर विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? जौ, बार्ले, गेहूं, वीट, तिल, सेसमम या सेसमे, मटर, पी। बताइए किन से हड़प्पन्स थे फेमिलियर? इनमें से कौन कौन सी क्रॉप्स थी जिनसे ये फेमिलियर थे? तो इन सभी से थे, ये सारी क्रॉप्स पाई गई हैं वहां पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एलिमिनेशन में काम कर सकती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 33, रागी या बाजरा की खेती के साक्ष्य इनमें से किसी भी हड़प्पा स्थल पर नहीं मिले हैं। इनमें से कहां हैं जहां नहीं मिले? एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ रागी और मिले हैज नॉट बीन फाउंड एट एनी हड़प्पन साइट इन। कहां पे वो हड़प्पन साइट लोकेटेड है? बताइए कहां पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से ऐसा कुछ नहीं मिला है, बाकी जगहों पे से मिला है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश में दो सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा। ये दो चरण हड़प्पा काल की मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरे, सड़कों और नालियों के अवशेषों से संबंधित स्वरूप को दर्शाते हैं। तो किस जगह दो कल्चरल फेजेस मिले हैं जो कि प्री हड़प्पन थे और हड़प्पन थे, और वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, रोड्स और ड्रेन्स इन सबको दर्शाते हैं। तो कहां से मिला है ये? तो ये मिला है इनमें से किसी भी जगह से नहीं। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, बनावली। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार से संबंधित: उत्तर शिवालिक, दक्षिण अरेबियन सी या अरब समुद्र, पश्चिम सिंधु प्रांत के मकरन तट, मकरान कोस्ट ऑफ सिंध प्रोविंस, उत्तर पूर्व मेरठ। तो बताइए इसमें से इनकरेक्ट बताइए कि इनमें से इस जगह पे फैली हुई थी पर नहीं फैली हुई थी, हमें ये बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी,
वेस्ट में मकरान कोस्ट ऑफ सिंध प्रोविंस लिखा है, मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान होगा ये। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, तुलनात्मक रूप से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम था? लीस्ट एरिया पूछ रहा है। इनमें से धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगिरी, मोहनजोदाड़ो, इनमें से सबसे छोटा कौन सा था? तो सबसे छोटा कौन सा था बताइए? सबसे छोटा था धौलावीरा। ये करीब सिर्फ 50 हेक्टेयर में फैला हुआ था। अब आप मुझे कमेंट डाउन करके इन सभी जगहों का, धौलावीरा कहाँ लोकेटेड है, हड़प्पा, राखीगिरी, मोहनजोदाड़ो, ऐसे आपका रिवीजन होता रहेगा। इस फटाफट कमेंट डाउन करिए, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है। पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्टिव रखेंगे डिस्कशन को, तो लर्निंग कर्व बढ़ेगा आपका, और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस एकदम मिनिमाइज हो जाएंगे। सिर्फ ट्रस्ट रखिए और प्रिपरेशन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु के लोग डैश का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे, और इस वजह से डैश ने एक क्षेत्र को सिंधन नाम दिया था, जो सिंध से लाया गया था। मतलब इंडस जो लोग थे, सिंधु वाले जो लोग थे, वो सबसे पहले किस चीज का उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से इस वाले एरिया को किसी पर्टिकुलर लोगों ने नाम दिया था सिंधन, जो डिराइव था सिंध से। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कॉटन और ग्रीक। क्योंकि कॉटन यहां पे उगाया जाता था, इसलिए ग्रीक्स ने इनको नाम दिया था सिंडोन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देखते जाइए, आपकी एनसीईआरटी कवर हो रही है, पीवाईक्यू कवर हो रहे हैं, और प्लस आपका डिस्कशन इंटरेक्टिव होता जा रहा है। इसीलिए जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं सबको आप नंबरिंग करके कमेंट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट ऑप्शन। हड़प्पा वासियों के राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा वासी ने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किया था, जिसे दक्षिण एशिया के साथ व्यापार में मदद मिली। मेसोपोटामिया दस्तावेज के अनुसार लगभग 2350 ईसा पूर्व के आसपास से मेलुहा के साथ व्यापार संबंधों के संकेत मिलते हैं। मेसोपोटामिया ग्रंथों में दिलमुन और मकन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन का उल्लेख है, जो मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी सारी चीजें आपकी इससे प्रिपेयर हो रही हैं। ये कमर्शियल रिलेशंस की बात हो रही है, बेसिकली ट्रेड और कमर्शियल रिलेशंस की। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन चुनने के लिए बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी। अब ये बताइए, अब बी गलत क्यों हुआ? ये बहुत लॉजिकल था, ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं पेपर में। ये बात कर रहा है कि हड़प्पन्स ने ट्रेडिंग कॉलोनी स्टैब्लिश की थी नदरन अफगानिस्तान के साथ, जो हेल्प करता था ट्रेड विद साउथ एशिया। तो ये साउथ एशिया थोड़ी होगा, ये हो जाएगा सेंट्रल एशिया। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन थे ये ट्रेडिंग स्टेशंस दिलमुन और मकन। ये कीवर्ड्स एकदम याद रखो, एटलीस्ट अगर ये वर्ड भी याद रहेगा ना, तो किसी एब्रप्ट क्वेश्चन में ये मिले लिखे आपको, तो आप उनको एलिमिनेट कर जाएंगे। और बिल्कुल ट्रस्ट से पढ़ो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ रही हूँ उसी में से आएगा पेपर। तो देख लेना, हो ही नहीं सकता पेपर रुके। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। यहाँ पे नर देवता को मोहरों पर अंकित कर दर्शाया गया है। इस देवता के पास एक हाथी, एक शेर, एक गैंडा और एक सिंहासन के नीचे एक भैंस है। इस देवता के पैर के नीचे 2 हिरण हैं। एक मोहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र पाया गया था। एक सींग वाले जानवर और कुबड़ वाले बैल को दर्शाया गया है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 39 डी, कोई भी नहीं, कोई भी इनमें से गलत नहीं है। जो मेल डीटी थे वहां के, जिनको पशुपति नाम से भी डिस्क्राइब किया गया है, जो सील्स पे मिले हैं। अब एक बात यहां से और तुम्हारा क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, वो क्या? एलिफेंट, लायन, राइनोसेरोस, बफलो। अब वो पूछेगा काउ, ऑप्शन में दिया हुआ काउ, गाय भी थी, तो ध्यान रखना एकदम। और 2 हिरन भी थे। एक सील पे एक डीटी मिले हैं जिनका ब्रांचेस ऑफ पीपल पाई गई हैं, जहां पीपल की शाखाओं के बीच में है। और एक 1 हॉर्न्ड एनिमल मिला है और हम्प्ड बुल मिला है। तो ये बातें ध्यान रखना एकदम, सारी चीजें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हम। सिंधु क्षेत्र के लोग मापन के लिए मोटे तौर पर डैश या डैश के गुणकों का उपयोग करते थे। मल्टीपल्स मेजरमेंट के कौन से थे सिंधु वाले एरिया में? ये पूछ रहा है ये, बताइए कौन से थे। आसान क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। डी, इनमें से कोई नहीं। को पता होगा कि वो लोग यूज करते थे 16 के मल्टीपल्स। तो 16, 64, 160 और 16 का जो ये ट्रेडिशन है ना, ये काफी आगे तक कंटिन्यू रहा। मतलब 16 आने सुना होगा आपने, तो ये काफी बाद तक रहा। तो ये देखिए कितना पुराना है ये ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में 250 से ज्यादा बार आया है? विच वर्ड हैज अपीयर्ड मोर देन 250 टाइम्स इन द ऋग्वेद? ऋग्वेद में कौन सा वर्ड
250 से ज्यादा बार अपीयर हुआ है? अश्व, गौ, वृषभ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने देखा ये जो डी था इसका आंसर, ये इसका आंसर डी क्यों होगा? मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो जो 250 टाइम्स से ज्यादा बार शब्द मेंशन्ड है ऋग्वेद में, वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है पिता, जो कि मेंशन्ड है 335 बार। और एक और वर्ड है जन, जो मेंशन्ड है 275 बार। अगर हम इन वाले वर्ड्स की बात करें जो गिवन है, तो अश्व तो 215 बार आता है, गौ वर्ड 176 176 बार आता है, और जो ये ऋषभ है बुल, इसका मतलब होता है बुल, ये जो वर्ड है ये आता है 170 टाइम्स। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता इनमें से कौन सा सबसे बार ज्यादा बार मेंशन्ड है, तो इसका आंसर होता अश्व। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि ओवरऑल ऋग्वेद में 250 से ज्यादा बार कौन सा वर्ड मेंशन्ड है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा पिता। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। पश्चिमी एशिया में घोड़े के उपयोग का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य डैश के उत्तरार्ध में अनातोलिया में प्राप्त हुआ है? तो कौन सी शताब्दी में प्राप्त हुआ है घोड़े का अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ हॉर्स, और किस जगह से? वेस्टर्न एशिया में एनातोलिया जगह से मिला है। तो कौन सी सेंचुरी में मिला है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ए, 19th सेंचुरी बीसी से मिला है। अब आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि जो ये एनातोलिया वाला रीजन है ये प्रेजेंट डे कौन सा कंट्री है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट पूछ रहा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास के ईरान में हिसार की एक बेलनाकार मोहर पर 8 स्पोक पहिए वाले रथ को चित्रित किया गया है। दूसरा, स्पोक वाला पहिया ना तो हड़प्पा में और ना ही मोहनजोदाड़ो में मिला है। तीसरा, हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के बनावली में स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन यह उत्तर हड़प्पा काल का चरण माना जाता था। 8 स्पोक्ड व्हील्ड चैरियट, जो कि एक सिलेंड्रिकल सील पे डिपिक्टेड है, हिसार की एक मोहर है जो ईरान से प्राप्त हुई है, और जो ये स्पोक व्हील है ना तो ये हड़प्पा में था ना हम मोहनजोदाड़ो में था। और थर्ड स्टेटमेंट है कि स्पोक्ड व्हील्स वर यूज्ड इन बनावली ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बट इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। इसमें से सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, पहला जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये सही है ये सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 8 स्पोक्ड नहीं मिला है, जो रथ मिला है वो 8 स्पोक नहीं थे उसमें। स्पोक समझते हैं ना, तीलियां, पहिए की जो तीलियां होती हैं। 8 स्पोक की जगह वो 6 स्पोक्ड मिला है बस। आपको ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना है कि स्पोक व्हील जो था ना वो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में नहीं मिला है। ये एक सेंटेंस में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से अलग भी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। मैके के अनुसार स्वास्तिक प्रतीक का उद्भव एलम में हुआ था। 2000 ईसा पूर्व में यह हड़प्पा संस्कृति में अस्तित्व में आया था। दक्षिण तजिकिस्तान में यह 1200 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आया था। अकॉर्डिंग टू मैके, द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक साइन हैज बीन इन इलम। In BC 2000, it came into existence in Harappan culture. Southern Tajikistan में it had come into existence around 1200 BC. आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है, बताइए। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन विल बी आंसर नंबर डी। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको लर्न करने हैं और पता होने चाहिए आपको। स्वास्तिक के बारे में पूछा जा सकता है। अब आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। आप मुझे इलम बताएंगे कमेंट डाउन करके, ये प्रेजेंट डे कहाँ पे लोकेटेड है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रही हूँ? इन क्वेश्चंस को पूछने से आपके दिमाग में एक रफ आइडिया क्रिएट होगा कि आज के कौन से पार्ट की बात हो रही है। ये नाम जो अब यूज हो रहे हैं ये अब यूज में नहीं आते हैं। जैसे मैंने एनातोलिया पूछा आपसे, अब मैं इलम पूछ रही हूँ। ये सब आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? भारोपीय भाषा को पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं में विभाजित किया गया है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है दे आर डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्रांचेस। 3500 ईसा पूर्व में पूर्वी शाखा में ध्वनि का विकास हुआ जिसे प्रोटो इंडो ईरानियन कहा जाता था। 3500 BC के अराउंड फोनेटिक डेवलप्ड इन ईस्टर्न ब्रांच व्हिच वाज कॉल्ड प्रोटो इंडो ईरानियन। पूर्वी शाखा की भाषाओं के बोलने वालों का उल्लेख 16वीं और 14वीं शताब्दी तक मेसोपोटामिया के मित्तानी और कसित के अभिलेख में किया गया है। जो बोलने वाले थे लैंग्वेजेस के, पर्टिकुलरली ईस्टर्न ब्रांच के, वो कहाँ पे मेंशन्ड है? ऑन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ मितानीज एंड कसाइट्स ऑफ मेसोपोटामिया। From the 16th to the 14th century BC, you have to tell me
कौन सा ऑप्शन सही है? तो 45th का क्या हो जाएगा बताइए? 45th का आंसर हो जाएगा सी, 1 and 3। मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? सेकंड ऑप्शन गलत है। ये 3500 बीसी नहीं होगा, इसको कर लीजिए आप 4500, 4500 बीसी। बस इसमें ये गलती है, बाकी सब एकदम ठीक है। जो पहला लिंग्विस्टिक एविडेंस मिला है ना, मतलब किसी भाषा का कोई उल्लेख जो मिला है, वो अगाड़े के राजवंश के एक शिलापट पर मिलता है। मतलब कि अगाड़े एक डायनेस्टी थी इराक में, वहां पे मिलता है ये फोनेटिक डेवलपमेंट। फोनेटिक समझते हैं ना आप लोग? जो हम वर्ड यूज करते हैं उनके पीछे से जो आवाज आती है, उनके जो बोलने का तरीका होता है, वो होता है किसी ग्रामेटिकल भाषा का फोनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन सबसे पहले हुआ था? मतलब कौन सा इवेंट जो है वाज द फर्स्ट टू बी टेकन प्लेस? फिलिस्तीन क्षेत्र में कृषि का विकास, प्रोटो इंडो ईरानियन भाषा का परिचय, हड़प्पा संदर्भ में मिट्टी के पहिए की खबर, हिटाइट्स इंग्लिश में बोल देंगे इसको, ने हल्के पहिए वाले रथों का इस्तेमाल किया। तो इसमें से सबसे पहले क्या चीज हुई थी? तो इसमें से जो सबसे पहले चीज हुई थी वो थी ये डी ऑप्शन। जो फिलिस्तीन पैलेस्टीन रीजन है उसमें जो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ वो डेवलप हुआ 7000 में, और प्रोटो इंडो ईरानियन भाषा अभी हमने ऊपर देखी 4500 बीसी। देन हड़प्पा वाला जो है ये क्ले व्हील जो रिपोर्ट हुआ ये 2500 बीसी, और ये जो था लाइट व्हील्ड चैरियट्स का इस्तेमाल हिटाइट्स के द्वारा, ये था 19th सेंचुरी में। सबसे पहले हुआ ये वाला। क्वेश्चन नंबर 47, सरस्वती नाम जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से लिया गया है? द नेम सरस्वती which has been mentioned repeatedly in the Rigved has been taken from which of the following region? कहां से लिया गया बताइए? अभी ऊपर भी हमने जिक्र किया था सरस्वती रिवर का, तो ये लिया गया था दक्षिण अफगानिस्तान, साउथ अफगानिस्तान से। सरस्वती को नदीतमा भी बोलते थे, सर्वश्रेष्ठ नदी, बेस्ट ऑफ रिवर्स। ये प्रेजेंट डे हेलमांड रिवर जो है ना साउथ अफगानिस्तान में, वहां से ये नाम आता है सरस्वती। 48th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है, द वर्ड आर्य 36 टाइम्स इन ऋग्वेद। ऋग्वेद भारतीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इसमें ढेर सारे मुंडा एवं द्रविड़ शब्द भी हैं। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस written in Sanskrit but contains many Munda and Dravidian words also. ऋग्वेद में कई चीजें ईरानी भाषा के सबसे पुराने ग्रंथ अवस्था से मिलती जुलती हैं। Many of the things in Rigved are similar to Avesta, the oldest text of the Iranian language. So you have to tell me which option is correct. उपरोक्त सभी सही हैं एकदम। ये पता होनी चाहिए आपको बातें, ये स्पेशली जो ये बी वाला फैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लगेगा ऋग्वेद तो संस्कृत में लिखा हुआ है, कहीं पे ऑप्शन आया, मान लो एक स्टेटमेंट देता है आपको कोई कि ऋग्वेद हैज ओनली बीन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, तो आप उसको सही कर दोगे। ओनली पे ध्यान देना आपको, लेकिन इसके अंदर मुंडा और द्रविडियन वर्ड्स भी हैं, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। बाकी ये तो कॉमन फैक्ट है फिर भी, पर ये एकदम यूनिक फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। 49th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारीगर को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? विच आर्टिजन हैज बीन कॉल्ड एज पुरंदर इन द ऋग्वेद? बताइए। रथ निर्माता, कुम्हार, बढ़ई या इनमें से कोई नहीं? 49th, इनमें से कोई नहीं। पुरंदर किनको कहा गया था? पुरंदर कहा गया था इंद्रदेव को। ये बाकी भी मेंशन्ड हैं, बट पुरंदर वाज इंद्रदेव। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। काकेशिया क्षेत्र में पाए गए स्पोक वाले पहिए, इराक में कसित अभिलेखों में आर्यों के नाम, ऋग्वेद में उपमहाद्वीप में आर्य प्रवचन का उल्लेख, ग्रीस के माइसिनियन अभिलेख में भारोपीय भाषा। स्पोक्ड व्हील फाउंड इन द कॉकस रीजन, नेम्स ऑफ आर्यंस इन द कसाइट इंस्क्रिप्शंस ऑफ इराक, द मेंशन ऑफ आर्यन माइग्रेशन टू द सबकॉन्टिनेंट इन द ऋग्वेद, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन द माइसिनियन इंस्क्रिप्शंस ऑफ ग्रीस। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी दे ऑल आर अरेंज्ड, पहले से अरेंज्ड हैं ये, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी। ये जो हुआ कॉकस रीजन में स्पोक्ड व्हील मिला 2300 ईसा पूर्व में, फिर कसिट अभिलेखों में आर्यंस के नाम मिले 1600 में, फिर ऋग्वेद में ये जो माइग्रेशन वाला मेंशन है ये है करीब 1400 में, और उसके बाद ग्रीस ये है 1600 में, 1500 में सॉरी, और ये वाला जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो मिली माइसिनियन इंस्क्रिप्शंस में, ये मिली 1400 में, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है एकदम ठीक। ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और आपके दिमाग में एक आइडिया फिट करने के लिए होते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन आए, वैसे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन बड़े फेवरेट हैं यूपीपीसीएस के,
लेकिन आपको प्रिपेयर वही इंपॉर्टेंट चीजें दी जा रही हैं प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं फिर कह रही हूं आपसे, आपके मटेरियल से जो क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी होनी चाहिए बस, बाकी एकदम सेल थ्रू कर जाएंगे आप, गारंटी है इस बात की। तो 51 क्वेश्चन पे आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। कौन सा गलत है? Varahamihir's पंच सिद्धांतिका is based on Greek astrology. Ancient name of Bundelkhand was Jejak Bhukti. The great Jain scholar Hemchandra used to adorn the assembly of Kumarpal. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ये सभी एकदम सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फैक्ट्स हैं, एकदम आपको पता होने चाहिए एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? पांडव राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। चीनी यात्री मतवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान चीन और भारत के बीच संबंधों का विवरण दिया है। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया था। Pandya dynasty was a dynasty of ancient India. The Chinese traveler Metwalin has given a description of the relations between China and India during the reign of the Chalukyas. And Lakshman Samvat was started by the Sen dynasty. कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? 52 का आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दीज। अब आप एक चीज देखिए, जो सेन डायनेस्टी थी ये किस एरिया में रूल करती थी? ये रूल करती थी बंगाल में। और पांड्या डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये एक डायनेस्टी है एंशिएंट इंडिया की, और ये फैक्ट भी बिल्कुल ठीक है। चाइनीज ट्रैवलर मेटवालिन जो थे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था चाइना और इंडिया के बीच के ट्रेड रिलेशंस का चालुक्यास की के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कौन सा विकल्प गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध टकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। राष्ट्रकूट शासक परंतक प्रथम ने 949 ईस्वी में टकोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय को बुरी तरह पराजित किया था। तो फेमस बैटल ऑफ टकोलम ऑफ साउथ इंडिया किन किन के बीच में हुआ? चोल्स एंड राष्ट्रकूट के बीच में, ऐसा ये बोल रहा है। राष्ट्रकूट रूलर प्रकांतक 1 had defeated कृष्ण 3 badly in the battle of टकोलम in 1949। बताइए कौन सा गलत है? तो इसमें बी गलत है। क्यों? ये इंटरचेंज्ड है। राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण 3 ने प्रकंटक 1 को हराया था, ना कि प्रकंटक 1 ने कृष्ण 3 को हराया था बैटल ऑफ टकोलम में। तो एक तो ये फैक्ट तैयार हो गया आपका। बैटल ऑफ टकोलम कब हुआ था? 949 में। किन किन के बीच हुआ था? चोल्स और राष्ट्रकूट के बीच में। किसने किसको हराया था ये भी बता दिया गया है। बस, इससे बाहर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? वेंगी नदी को चोल राजवंश की जीवन रेखा माना जाता है। वेंगी रिवर वॉज कंसिडर्ड द लाइफलाइन ऑफ द चोल डायनेस्टी। भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप उन्हें एक नर्तक के रूप में दर्शाता है। द दक्षिणामूर्ति फॉर्म ऑफ भगवान शिव डिस्प्लेज हिम एज अ डांसर। तमिल ग्रंथों में कुरल को लघुवेद का नाम दिया गया है। इन तमिल टेक्स्ट कुरल हैज बीन गिवन द नेम ऑफ लघुवेद। बताइए 54 का कौन सा ऑप्शन सही है? जो इसमें ऑप्शन सही है वो है सिर्फ थर्ड, केवल तीसरा। अब पहले दो गलत क्यों हैं? जो ये वेंगी रिवर थी ये चोल डायनेस्टी की नहीं, ये पांड्या डायनेस्टी की लाइफलाइन कहलाती थी। और दक्षिणामूर्ति जो भगवान शिव की मूर्ति है या फॉर्म है वो उनको एज अ डांसर नहीं एज अ टीचर डिपिक्ट करती है। चलिए बताइए डांसर कौन सी मूर्ति करती है? बहुत फेमस मूर्ति है जो उनको एज अ डांसर डिपिक्ट करती है। कमेंट डाउन करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 55। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा डैश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना रोमन बस्ती अरिकामेडू पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है। In the early centuries of Christ, the information of close trade relations between India and what had been received from the excavation of the Roman settlement Arikamedu। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है ये, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी का में गिवन है ये बात। बताइए। ए, रोम। स्पेसिफिकली अरिकामेडू पे एक सेक्शन है क्लास 6 एनसीईआरटी में। बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए एकदम। अरिकामेडू कहां पे पड़ता है? पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। द संस्कृत पोएट एंड प्लेराइट कालिदास हैज बीन मेंशन्ड इन द एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 2। पल्लव राजवंश के प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद दिए जाते थे। विमेन वर गिवन हाई पोजीशंस
इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे चोल गंगम के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है इसमें से, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? विमेन को हाई पोजीशन पल्लव डायनेस्टी में नहीं, चालुक्य डायनेस्टी में थी। बस ये आपको याद रखना है कि संस्कृत के जो कवि थे कालिदास, उनका मेंशन कहाँ पे है, और राजेंद्र वन को क्रेडिट दिया जाता है एक बड़ा सा आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए जिसको बोलते थे चोल गंगम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तीनों के तीनों। 57th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट। दक्षिण भारत का चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर। चोल सम्राट राजाराज प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से करा दिया था। चोल एम्परर राजाराज वन had given complete independence to Sri Lanka and got his daughter married to the Sinhala prince. चोल राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। The rulers of the Chol dynasty used to declare their successors during their reign itself. इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा इनमें से गलत है? बी। क्यों? वो जो चोल राजा थे वो थे कुलोत्तुंग वन, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी सिन्हाल प्रिंस से, ना कि राजा वन। बाकी नेवल पावर बहुत अच्छी थी चोल डायनेस्टी की, और वो अपना जो रूल सक्सेसर होता था वो अपनी रेन में डिक्लेयर कर देते थे, मतलब उत्तराधिकारी के लिए, जिससे कोई लड़ाई झगड़े ना हो। 58 सही विकल्प का चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इक्ष्वाकु राजवंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। द रूलर्स ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड श्री पर्वतीय इन द पुराण्स। नंद राजवंश के शासनकाल के दौरान एग्रमोई नामक अधिकारी सड़कों के निर्माण से संबंधित था। During the reign of Nanda dynasty, an official named Agronomoi was concerned with the construction of roads. Correct बताइए कौन सा है इसमें से? सिर्फ पहला। दूसरा क्यों गलत है? एग्रोनोमोई सड़क निर्माण से संबंधित थे, बिल्कुल ठीक बात है। नंद डायनेस्टी के टाइम पे नहीं थे, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, PYQ ऑल्सो। 59 डैश ने अपनी विजयों का ऐतिहासिक विवरण देते हुए मंदिरों की दीवारों पर शिलालेखों को उकेरने की प्रथा शुरू की थी। Who had started the practice of carving inscriptions on the walls of temples giving a historical account of their victories? किन्होंने स्टार्ट किया था बताइए? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, पाल। 59th आंसर हो जाएगा बी, चोल शासकों ने। तो ये मंदिर बनवाते थे और उसके ऊपर अपना इंस्क्रिप्शंस कार्व करवाते थे। 60th निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। महाभारत को जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत इज ऑल्सो कॉल्ड जय संहिता एंड सतसहस्त्री संहिता। यह पांडवों और कौरवों के दो मुख्य कुलीन परिवारों के बीच का संघर्ष था। कर्दमक क्षत्रपों ने ताम्र धातु के अत्यंत दुर्लभ सिक्के चलाए थे। द कर्दमक क्षत्रप्स हैड इंट्रोड्यूस्ड द वेरी रेयर कॉइन्स ऑफ कॉपर मेटल। आपको इनमें से इनकरेक्ट चुनना है, गलत कौन सा है बताइए, कौन सा गलत होगा? कोई नहीं इनमें से, ऑल फैक्ट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आपको पर्टिकुलरली, ये तो आसान हो गया सेकंड वाला। तो ये जय संहिता भी बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता था, ये नहीं पता होता है। तो ये आपका एक फैक्ट तैयार हो गया। और ये कर्दमक क्षत्रप जो थे, इन्होंने कॉपर मेटल के कॉइन्स चलाए थे, ये आपके नोट्स में जाना चाहिए। इस तरीके से आप प्रिपेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से किन यात्रियों ने अपने लेखन में मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है? Which of the following travelers have mentioned the Sun Temple of Multan in their writings? ह्यूनसांग, अबू जैद, अल मसूदी, अबुल फजल। किस किसने किया है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ए, ह्यूनसांग जी ने किया है, अबू जैद, अल मसूदी, अबुल फजल ने नहीं किया है, अल बरूनी ने किया है इनकी जगह। अबुल फजल की जगह अल बरूनी होंगे, 4 लोगों ने किया है। अच्छा, ये सन टेम्पल यहाँ पे मुल्तान में गिवन है, तब आप मुझे बताएंगे कमेंट डाउन करके कि सन टेम्पल्स और कहाँ कहाँ हैं। सारे सन टेम्पल्स जो हैं बनाए गए थे, उनका नाम आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताएंगे। 62वां क्वेश्चन देखेंगे। 62nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गंगा को उड़ीसा का छेड़ गंगा भी कहा जाता था। राजा नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। द गंगास वर आल्सो कॉल्ड द छेद गंगास ऑफ उड़ीसा एंड द किंग नरसिंह देव हैड गॉट द सन टेम्पल एट कोणार्क कंस्ट्रक्टेड। अभी ये सन टेम्पल वाला तो आपका यहीं से पता चल गया आपको। चलिए फिर भी बाकी बताइएगा कौन सा गलत है इसमें से? इसमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। 63 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। कंपिल मेला एक जैन मेला है जो हर साल उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में आयोजित किया जाता है। कंपिल फेयर
is a Jain fair that is held each year in the Shravasti district of UP. यह स्थान पहले कांपिल्य के नाम से जाना जाता था और राजा द्रौपद की राजधानी था. The place was earlier known as Kampilya and was the capital of King द्रौपद. इसमें से गलत कौन सा है बताइए. तो इसमें से गलत हो जाएगा पहला. क्यों? कंपिल फेयर जैन मेला है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये श्रावस्ती में नहीं लगता है. कहाँ लगता है? ये लगता है फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के. क्वेश्चन नंबर 64. निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें. किस्सा राधा कन्हैया को बहादुर शाह जफर के द्वारा 1843 में लिखा गया था. द किस्सा राधा कन्हैया हैड बीन रिटन बाय बहादुर शाह जफर. सतवाहन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था. प्राकृत लैंग्वेज वाज यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द सतवाहन पीरियड. सिमुक ने सतवाहन राजवंश की स्थापना की थी. सिमुक हैड फाउंडेड द सतवाहन डायनेस्टी. सतवाहन राजवंश का अंतिम शासक विजय शतकर्णी था. विजय शतकर्णी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी. इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है. बताइए कौन सा गलत है. तो इसमें से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा पहला. ये जो किस्सा राधा कन्हैया था इसको बहादुर शाह जफर ने नहीं, नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा था. बाकी के ऑप्शंस एकदम ठीक गिवन है. ये नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के थे? लखनऊ के. 1843 में ही लिखा था. और सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर सिमुक थे. लास्ट रूलर इनके विजय शतकर्णी थे. क्वेश्चन नंबर 65. उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित भीरगांव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था? द भीरगांव टेम्पल लोकेटेड इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी had been constructed during the reign of which of the following empire? बताइए. नंद एम्पायर, मौर्य, शुंग या फिर इनमें से कोई नहीं. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं. तो किसने करवाया था फिर? ये करवाया गया था गुप्ताज ने, जो कि बहुत फेमस भी थे टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए. और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को. 66. गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन से किया गया है? द ऑचरे पॉटरी वेसल, गेरुए रंग वाले, was named from the excavation of which of the following site? गंधार, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र. किससे हुआ है बताइए. ये हुआ है हस्तिनापुर से, मेरठ के पास. क्वेश्चन नंबर 67. सही विकल्प का चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है. गर्त आवास के साक्ष्य कोहलडावा से प्राप्त हुए हैं. मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है. द एविडेंस ऑफ ट्रफ रेसिडेंस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम कोल्डिहावा. द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द प्री आर्यन पीरियड. करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें. बताइए. ऑप्शन हो जाएगा बी. पहला क्यों गलत है? गर्त आवास जो मिले हैं वो बुर्जाहोम से मिले हैं, ना कि कोल्डिहावा से. और आप मुझे बताएंगे कोल्डिहावा से क्या मिला है और ये कहाँ लोकेटेड है. ऐसे इंटरेक्टिव रखेंगे तो ही आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे. और इंटरेस्ट दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहां से, तो इसलिए इसको वन वे ना रख के टू वे रखेंगे. आप मुझे कमेंट डाउन करके हर चीज बताएंगे क्वेश्चन वाइज. क्वेश्चन नंबर 68. निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें. सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. दक्षिण भारतीय राजा राष्ट्रकूट में उत्तम ग्राम प्रशासन था. देयर वाज एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ राष्ट्रकूट्स. नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण. द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज एग्जाम्पल है चोल आर्ट का. समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर शाहजहां का अभिलेख मिलता है. द इंस्क्रिप्शन ऑफ शाहजहां इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त. क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है. बताइए गलत कौन सा है इसमें से. तो इसमें से जो गलत है वो है पहला और तीसरा. तो सही सिर्फ सेकंड है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये तो आपको देखते ही हो जाना चाहिए था आपका ठीक. चोल्स जाने जाते हैं, चोला. और नटराज की जो ये फेमस मूर्ति है ये भी चोल उदाहरण है, बहुत बढ़िया. अब जो ये समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, इस पे शाहजहां का इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, इस पे जहांगीर का इंस्क्रिप्शन मिलता है. ये बात ध्यान रखनी है. ये थर्ड फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 69th सही विकल्प ऑप्शन इज करेक्ट. स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था. द हुन्स हैड इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त. तुमैन शिलालेख में हुणों पर स्कंदगुप्त की जीत का वर्णन है. द तुमैन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ स्कंदगुप्त ओवर द हुन्स. कौन सा ऑप्शन सही है बताइए. तो ये ठीक है पहला सिर्फ. तो ये तुमैन इंस्क्रिप्शन में नहीं, भीतरी इंस्क्रिप्शन पे स्कंदगुप्त की विक्ट्री का उल्लेख दिया हुआ है हुणों पे. क्या आपको पता होना चाहिए. अब आप मुझे दो बातें बताएंगे फिर से. एक तो बताएंगे आप तुमैन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है और बताएंगे भीतरी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है.
70th, विच निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध था। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर द बुद्धा स्टैचू। मौर्यों के बाद पाल राजवंश दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य थे। द पाल डायनेस्टी वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंगडम इन द साउथ इंडिया आफ्टर मौर्यस। कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो गलत है सिर्फ सेकंड वाला। ये पाल डायनेस्टी का नहीं था ज्यादा इन्फ्लुएंस आफ्टर मौर्यस, बट इट वाज द सतवाहन डायनेस्टी, सतवाहन राजवंश का था सबसे ज्यादा प्रभाव मौर्यों के बाद। 71, कनिष्क के रबाटक अभिलेख में निम्नलिखित में से किन नगरों के नामों का उल्लेख किया गया है? द नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन मेंशन्ड इन द रबाटक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? श्रवस्ती, पाटलिपुत्र, कौशांबी, मत्स्य। बताइए कौन कौन सा गिवन है? ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड और थर्ड जो दिए हुए थे वो हैं कौशांबी, पाटलिपुत्र सही है, कौशांबी सही है, और ये श्रवस्ती और मत्स्य नहीं था, साथ में एक चंपा भी था, याद रखिएगा। 72, गलत विकल्प का चयन करें। सुदर्शन झील की मरम्मत का या जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदमन फर्स्ट द्वारा 150 ईस्वी के आसपास किया गया था। सुदर्शन लेक वाज रिपेयर्ड और रेनोवेटेड बाय द शक रूलर रुद्रमन वन अराउंड 150 एडी। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर 57 बीसी में हुई थी। विक्रम संवत वाज स्टार्टेड इन 57 बीसी इन द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। शक संवत की शुरुआत 78 में हुई थी, 78 एडी में। बताइए कौन सा गलत है? सारे एकदम सही हैं। ऑप्शन जाएगा नन ऑफ दीज। तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ये विक्रम संवत 57, शक संवत 78, रट लो बिल्कुल। 73 सही विकल्प, करेक्ट ऑप्शन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ में रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख से मिलता है। द अर्लिएस्ट स्पेसिमेन ऑफ द काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन इन काठियावाड़। ये शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इट वाज रिटन इन द प्योर संस्कृत लैंग्वेज। कौन सा सही है? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा सी। 74, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प का चयन करें। एगाथोकल्स के सिक्कों पर संघर्षण और वसुदेव दोनों को चित्रित किया गया है। बोथ संकर्षण एंड वसुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ अगाथोकल्स। तांबे के सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या कुषाणों द्वारा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में जारी की गई थी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स वर इशूड बाय कुशान्स। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे। द कुशान्स रेगुलरली इशूड द गोल्ड कॉइन्स। कौन सा गलत है ये बताएंगे आप। ये तीनों फैक्ट्स एकदम सही हैं और बहुत जरूरी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 75वां क्वेश्चन, विम कटफिसिस के सिक्कों पर एक डैश के पास खड़े भगवान शिव की आकृति है। द कॉइन्स ऑफ विम कटफिसिस बेयर द फिगर ऑफ भगवान शिव स्टैंडिंग बिसाइड व्हाट? विच एनिमल बेसिकली? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एनिमल था जो डिपिक्टेड था? वो था बुल। क्वेश्चन नंबर 76, चोल काल की बात हो रही है। ड्यूरिंग द चोल पीरियड ग्राम प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से किस समिति का उपयोग एरियाम नामक कर एकत्र करने के लिए किया जाता था? कौन सी कमिटी थी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की विच वाज यूज्ड टू कलेक्ट टैक्स कॉल्ड अरियम? बताइए, ये उदासीन वरियम, टोटा वरियम, पौन वरियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब जो चोल पीरियड था ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हम अभी ऊपर भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन में। तो जो ये उदासीन वरियम है ये था फॉरेनर्स की देखभाल के लिए या फिर एस्केटिक्स जो सन्यासी होते थे उनकी देखभाल के लिए कमेटी थी। टोटा वरियम जो थी ये 12 मेंबर की कमेटी थी, ये बागों को देखती थी। बाग समझते हैं ना, फलों वगैरह के बाग, ऑर्चर्ड्स। पोन वरियम जो था ये कमेटी थी रिलेटेड टू गोल्ड, सोने से रिलेटेड। और अरी वरियम जिसका पूछा है ये कमेटी थी रिलेटेड टू पॉन्ड, तालाब। ये टैक्स कलेक्ट करती थी जिसका नाम था अरियम और कमेटी का नाम था अरिवरियम। इसमें 6 मेंबर्स होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ, इनको याद रखिएगा आप। 77वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर चोल अभिलेखों में सर्वाधिक उल्लेखित करों में से नहीं है? Which of the following tax has not been among the most mentioned taxes in the Chol inscriptions? अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया था, हमने देखा है ऊपर, तो उनका टैक्स सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा नहीं था? वेट्टी, नेट्टल, पडिकवल, कदमई, साउथ इंडियन वर्ड्स हैं सब, एज इट इज आपको पता होने चाहिए। तो बताइए कौन सा नहीं था मेंशन्ड मोस्ट टाइम्स? ऑप्शन नंबर सी, पडिकवल। अब बहुत इलेबोरेट टैक्स सिस्टम था इन लोगों का, 400 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं जो टैक्स से रिलेटेड हैं।
तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार मेंशन्ड है वो है वेट्टी या फिर नेट्टाल। ये दो वर्ड्स मोस्ट मेंशन्ड हैं। इसका मतलब होता था फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, और कड़मई ये होता था लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व वाला टैक्स। और जो ये पढ़ी कवल है ये बेसिकली एक चौकीदारी टैक्स था जो कि गांव की सुरक्षा के लिए लगाया जाता था। 78th, अरुमोली वर्मन ने निम्नलिखित में से किस अवसर पर तेलंग कुलांतक की उपाधि धारण की थी? A very typical word. अरुमोली वर्मन had assumed the title of तलिंग कुलंतक on which of the following occasion? किस ओकेजन पे ये उपाधि इन किंग ने ऑब्टेन की थी? राज्याभिषेक पे, कलिंग विजय पे, सिंघल विजय पे या पांडे विजय पे? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलिंग विजय पे। अब जो ये अरुमोली वर्मन है ये राजा राजा वन का ही नाम है। तो इन्होंने अलग अलग उपाधि धारण की थी। जैसे राजा राजा की जो उपाधि थी इनको, वो इनके कोरोनेशन पे मिली थी, राज्याभिषेक पे। और उसके बाद इनको जो उपाधि कलिंग विक्ट्री पे मिली थी वो ये थी तैलिंग कुलांतक। और फिर इनको सिंघल विक्ट्री जो इन्होंने की थी उसके ऊपर जो इन्हें उपाधि मिली थी वो थी सिंघलंटक। और जो इनको पांड्या विजय पे उपाधि मिली थी वो थी जयगौंड। तो आपको ये चारों बातें ध्यान रखनी है, इनके नाम से रिलेटेड चारों चीज यहाँ पे मेंशन है। 79th क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मा थे। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक महेंद्र वर्मन था। अपराजिता वर्मन पल्लव वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। तो बताइए आप कौन सा गलत है इसमें से? तो इसमें से जो गलत है वो हो जाएगा बी, ये महेंद्र वर्मन वन होंगे। ये दो महेंद्र वर्मन थे तो महेंद्र वर्मन वन थे रियल फाउंडर। बाकी बातें एकदम ठीक दी हुई हैं। कांची थी कैपिटल पल्लव की। 80th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा शुरू की थी? Which of the following had started the practice of giving tax-free village donations to Brahmins and Buddhist monks? किसने की थी बताइए? ये की थी सतवाहनों ने। ये जो थे ये मतलब जो लैंड वगैरह होते थे उनको दान दे देते थे और फिर राजकीय अधिकारी जो थे वो यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। मतलब ये लोग काफी सपोर्ट करते होते थे ब्राह्मण्स को या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, जिससे कि रिलीजियस कल्चर ज्यादा डेवलप हो सके। 81, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित पदाधिकारियों के नाम। ऑफिस बेयरर्स दिए हुए हैं गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में जो मेंशन्ड है और उनका काम क्या था ये दिया हुआ है। आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। महाबलाधिकृत, प्रधान सेनापति, महासंधि व ग्राहक, घुड़सवार सेना का नियंत्रक, महापक्षपटालिक, लेखा विभाग के प्रमुख, विनय स्थित संस्थापक, शिक्षा विभाग का अध्यक्ष। इंग्लिश में भी सेम ही नाम है। कमांडर इन चीफ, कंट्रोलर ऑफ द कैवलरी, हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट या हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। इसमें से गलत है बी, बाकी सब एकदम सही मैच्ड है। और जो ये महासंधि व ग्राहक होते थे ये किस लिए होते थे? देखो संधि वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, ये होते थे युद्ध और शांति के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। बाकी सब एकदम सही मैच्ड है। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अक्सर पूछता है एग्जाम में। गुप्ता पीरियड के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके नाम और वो उनका क्या काम था ये आपको एकदम पता होना चाहिए। 82, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वरामीर खगोल शास्त्री, अमर सिंह कोशकार, शपनक ज्योतिषी, शंकु मंत्र शास्त्र। बताइए कौन सा इसमें से गलत गिवन है? तो ये हो जाएगा आपका डी, शंकु। अब जो ये शंकु थे ये शिल्प शास्त्री थे, मतलब कि स्कल्पटिंग वगैरह करते थे, मूर्तियां वगैरह बनाने से इनका काम था। अब मैं आपको 9 के 9 नाम बता रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। कालिदास जो थे वो लेखक थे, धन्वंतरी जो थे वो चिकित्सक थे, वरामीर खगोल शास्त्री थे एस्ट्रोनॉमर, और अमर सिंह कोशकार थे लेक्सिकोग्राफर, शपनक ज्योतिषी थे एस्ट्रोलॉजर, शंकु जो थे शिल्प शास्त्री थे मैंने अभी बताया, बिताल भट्ट थे मंत्र शास्त्री, और घट परकर थे कवि पोएट थे, और वरुचि थे संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड, संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड थे वो। तो ये 9 के 9 हो गए हैं। 83, गुप्त प्रशासन में भूमि कर वसूल करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वाज अपॉइंटेड फॉर कलेक्टिंग द लैंड टैक्स इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन? इसमें से कौन थे जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड टैक्स लेते थे? तो कौन थे? ये थे ध्रुवाधिकरण, ये लेते थे। महाक्षपटलिक कौन होते थे? जो लेखा का प्रभार रखते थे अपने ऊपर। और कर्णिक कौन होते थे? भूमि संबंधी अभिलेखों से संबंधित थे। और जो ये दिविर थे ये होते थे लेखक या लिपिक, मतलब
ये टाइपिस्ट टाइप हो गए। और न्यायाधिकरण जो था एक और, वो था भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। 84 थोड़ा सा ही बच गया है अब। मेरे हिसाब से एकदम इंटरेस्ट के साथ आप काम कर रहे होंगे और कमेंट डाउन करते जा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट। In which of the following dynasties the land given to temples and Brahmins for educational and religious purposes was called Agrahar land? नंद, शुंग, हर्यंक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये गुप्ता डायनेस्टी में कहा जाता था। अब अग्रहार वो होती थी जो इनको दी जाती थी ब्राह्मण्स को, अप्रदा होती थी जिसपे कोई बंदोबस्त नहीं होता था, ब्रह्मदेव होती थी जो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए राजा देते थे, और अपहृत होती थी जंगली या फिर परती भूमि जिसपे अब तक कोई हल वगैरह नहीं चला था। 85 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन, कदम्ब शासकों और चंदेल शासक सलक्षण वर्मा के सिक्कों पर हनुमान देवता का अंकन मिला है। द मार्किंग ऑफ डीटी हनुमान इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ कदम्ब रूलर्स एंड चंदेल रूलर्स। सलक्षण वर्मा। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर सर्वप्रथम उमा का अंकन मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम उमा has been inscribed on the coins of Kushan ruler हुविष्क। कनिष्क और हुविष्क दोनों की मुद्राओं पर बुद्ध और शिव को चित्रित किया गया है। बुद्ध एंड शिवा वर डिपिक्टेड ऑन द पोस्चर्स ऑफ बोथ कनिष्क एंड हुविष्क। बताइए कौन सा इसमें से सही है? ये तीनों ही एकदम सही हैं और ये तीनों ही आपको प्रिपेयर करने हैं। बिल्कुल अलग फैक्ट है ये, और इससे मतलब ये इस चीज से रिलेटेड है कि किसकी कॉइन्स पे कौन से भगवान जी का डिपिक्शन था, तो इससे ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कालीबंगन से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 7 फायर पिट्स। हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक विकसित हुई थी। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न टिल अफगानिस्तान। शौर्तगी तथा मुंडीगाक नामक 2 हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में स्थित हैं। 2 हड़प्पन साइट्स नेम्ड शौर्तगी एंड मुंडीगाक आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान अक्रॉस द हिंदू कुश। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। मोस्ट ऑफ द एंशिएंट साइट्स रिलेटेड टू द सैंधव सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। गलत बताना है कौन सा है, बताइए। डी हो जाएगा गलत। कौन सी रिवर मेंशन थी? सरस्वती, ना कि इंडस। तो सैंधव सभ्यता से रिलेटेड जो चीजें मिली हैं वो सरस्वती के किनारे मिली हैं। और देखिए ये फैक्ट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट आ सकती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एरिया ऑफ पाकिस्तान ओनली, तो पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान तक थी। और एग्जाम्पल्स भी साथ में यही मिल गए आपको, शौर्तुगी और मुंडीगा के 2 हड़प्पन साइट्स हैं। और कालीबंगन का ये वाला फैक्ट तो आपको पता ही होगा। कालीबंगन कमेंट डाउन करके बताइए कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ये सब रिवीजन करते जाइए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 87 विकल्प गलत है, इनकरेक्ट। चहुंदारो एकमात्र पुरस्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चहुंदारो ओनली साइट फ्रॉम वेयर कर्व्ड ब्रिक्स हैव बीन फाउंड। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मदाहा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मदाहा साइट। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। अ स्मॉल इंस्क्रिप्शन रिटन इन वेरी लार्ज लेटर्स इन हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड फ्रॉम धौलावीरा। सिंधु कालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह लोथल तथा मुंद्रा थे। लोथल एंड मुंद्रा वर द मेजर पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात इन द इंडस सोसाइटी। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है। बी। अब ये मदाहा साइट से नहीं मिले हैं सिल्क के एविडेंस, ये निवासा से मिले हैं। और निवासा मैंने आपको इनिशियली बताया था महाराष्ट्र में है। अब आप मुझे बताएंगे चहुंदारो किस स्टेट में लोकेटेड है। ये बिल्कुल सही है फैक्ट। और ये मदाहा जो साइट है ये कहाँ लोकेटेड है और इसमें से कहाँ मिला है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और धोलावीरा बताएंगे आप मेरे को कौन से स्टेट में है। अब लोथल और मुंद्रा तो यहाँ पे पता ही चल गया गुजरात में। 88 7 स्वरों स रे गा मा की जानकारी सबसे पहले निम्नलिखित में से किस वेद से प्राप्त हुई है। द इंफॉर्मेशन अबाउट 7 वॉवल्स सा रे गा मा हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेद। वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीबडी शुड आंसर। 88 डी सामवेद। ये सब पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट 89 निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद यजुर्वेद का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज नॉट ऑफ यजुर्वेद। तैत्तिरीय, छंदोग्य, कठोपनिषद, श्वेत श्वतर। बताइए कौन सा नहीं है। तो ये छंदोग्य उपनिषद नहीं है। यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं तैत्तिरीय, कठोपनिषद और श्वेत श्वतर।
और ये जो छंदोग्य उपनिषद है, ये अभी जो हमने देखा ऊपर सामवेद, इसका उपनिषद है। नेक्स्ट 90th, बुद्ध के उस शिष्य का नाम बताइए जिसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था, और चरक ने उन्हें कौमार भृत्य भी कहा है। नेम दैट डिसाइपल ऑफ बुद्धा who used to be called the ornament of the Buddhist Sangh and has also been called कौमार भृत्य by चरक। बताइए कौन से थे वो बुद्धा के डिसाइपल ऐसे? वो थे जीवक। ज्यादातर आपको नहीं मिलेगा फैक्ट, इसलिए ऐसी चीजें प्रिपेयर की जा रही हैं। 91, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी बौद्ध संघ में निर्माण और वास्तुकला से संबंधित था? Which of the following official was related to the construction and architecture in the Buddhist Union? बताइए। उसका आंसर हो जाएगा नवकंभिक, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। अब भंडागारिक किससे होगा? ये तो पता है आपको, खाना पीना, राशन, स्टोरेज, इस सब से रिलेटेड। कप्पीकारक ये थे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, और चीवर कौन थे? ये थे गारमेंट से रिलेटेड। और एक और थे आर्मिक, वो थे आराम से संबंधित, लेजर ऑफिसर थे। कितना अच्छा डिपार्टमेंट है, आर्मिक आराम, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। 92, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स दी हुई हैं, उनके प्रेसिडेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट महाकश्यप, सेकंड वासुमित्र, तीसरी अश्वघोष, चौथी मोगालिपुट्टिस। बताइए कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है? तो पहला सही दिया हुआ है। सेकंड के कौन थे? सबकमी, थर्ड के मोगालिपुट्टिस, और फोर्थ के थे ये वासुमित्र, या फिर अश्वघोष भी बोलते थे इनको। ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, जैन काउंसिल्स हुई, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। अब आप मुझे बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ पे हुई थी, और साथ में ये फिर से बिल्कुल चारों का लिख के बताएंगे कमेंट डाउन सेक्शन में, आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक फैक्ट आपको एक्स्ट्रा खुद से सर्च भी करना पड़ जाएगा कि कहाँ पे ये हुई थी। 93, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ये तीर्थंकर के नाम दिए हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। विमलनाथ बोर वरा, अभिनंदन नाथ हॉर्स, वासुपूज्य बफलो, अजीत नाथ एलिफेंट, ये बताने हैं आपको। तो इसका गलत इनमें से कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा बी, अभिनंदन नाथ। अब विमलनाथ बोर हो गए, अभिनंदन नाथ का था मंकी, बंदर, हॉर्स नहीं था। अब वासुपूज्य बफलो और अजीत नाथ एलिफेंट। अब देखिए ये 24 तीर्थंकर थे, सबके तो याद नहीं रह सकते, लेकिन कुछ के तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। फैक्चुअल पेपर है, फैक्ट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड। 94, निम्नलिखित में से शैव धर्म के किस संप्रदाय का उल्लेख छेदी वंश के अभिलेखों में किया गया है? Which of the following sect of Shaivism has been mentioned in the inscriptions of the Chedi dynasty? बताइए किसका किया गया है? तो ये हो जाएगा बी, मत मयूर सेक्ट का जो उल्लेख है वो छेदी इंस्क्रिप्शंस में दिया गया है। जो ये शिव भागवत संप्रदाय था, ये इसका सबसे पहले जो उल्लेख है वो पतंजलि में मिलता है, पतंजलि महाभाष्य में। और आगमंत जो थे, आगमंत इनके संस्थापक थे अघोर शिवाचार्य, और शुद्ध शैव संप्रदाय जो था उसके थे श्रीकांत शिवाचार्य। और पाशुपत या लाकुल जो संप्रदाय था, जिसको हम ये पाशुपत भी बोलते हैं, लाकुल संप्रदाय को, लाकुल सेक्ट को, इसके थे लकुलीश नाम के ब्रह्मचारी। और ये शैव धर्म का ना सबसे अर्लीस्ट संप्रदाय है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। 95, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख किया गया है? Which of the following महाजनपद has been mentioned in मेगास्थनीज बुक इंडिका? तो बताइए किसका उल्लेख है? ये उल्लेख है ए, सुरसेन या शूरसेन, इनकी कैपिटल थी मथुरा, और यहाँ के शासक थे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंतीपुत्र भी था। अब आप मुझे महाजनपद कितने थे और उन सभी के नाम कमेंट डाउन करके बताएंगे। इसी तरीके से इंटरलिंकिंग होती है, इसी तरीके से रिवीजन होता है। 96, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। ये संगम लिटरेचर के बारे में दिया हुआ है। पहला संगम साहित्य मधुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा थेन मधुरई। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा गलत है। गलत विकल्प का हमें चयन करना है, तो जाएगा बी, पहला और तीसरा गलत है, और ये इंटरचेंज है, फर्स्ट थेन मधुरई, थर्ड मधुरई, बस बाकी तीनों बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। 97, चेर राजवंश से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू चेर डायनेस्टी। यह राजवंश ज्यादातर केरल तट पे फैला हुआ था, मोस्टली स्प्रेड ओवर केरला कोस्ट। वनजी कुरुवर इस राजवंश की राजधानी थी। वनजी और कुरुवर वाज द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी। बाघ इस राजवंश का प्रतीक था, टाइगर वाज द एम्बलम। तोंडी और मुचुरी इस राजवंश के प्रमुख बंदरगाह थे। तोंडी एंड मुचुरी वर द मेजर पोर्ट्स ऑफ दिस डायनेस्टी।
क्या हो जाएगा? गलत। सी, बाघ नहीं था, बो था इनका एम्बलम, धनुष बाण। बाकी एकदम सही दिए हुए हैं। 98th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष। चेयरमैन डिस्क्राइब्ड इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र दिए हुए हैं, आपको सही चुनना है। पाणाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, कॉमर्स का डिपार्टमेंट। कुप्याध्यक्ष अब आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट। सुराध्यक्ष खान विभाग, माइंस वाला डिपार्टमेंट। अक्राध्यक्ष वनों का अध्यक्ष, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। इसमें से जो सही है वो है फर्स्ट, बाकी सब गलत है। अब जो कुप्याध्यक्ष था ये आबकारी का नहीं था, ये फॉरेस्ट वाला था। और सुराध्यक्ष एक्साइज डिपार्टमेंट वाला था। और अक्राध्यक्ष जो था ये माइंस डिपार्टमेंट वाला था। 99th, गलत विकल्प का चयन करना है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अशोक के अभिलेख और उनके खोजकर्ता, अशोक इंस्क्रिप्शंस और उनके डिस्कवरर, भाब्रू, हैरिंगटन, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन, कर्नल एलिस, रुमदई, फ्यूरर, सारनाथ, ऑरियल, स्टीन। तो बताइए कौन सा इनमें से गलत है। तो ये हो जाएगा ए। भाब्रू के हैरिंगटन नहीं थे, भाब्रू के थे कैप्टन बर्ट। बाकी सब एकदम सही है। लास्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त प्रथम का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या गुहालेख मध्य प्रदेश राज्य में नहीं पाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन और केव इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त वन हैज नॉट बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो किसमें कौन सा नहीं पाया गया है? वो नहीं पाया गया है करमदंडा अभिलेख। ये पाया गया है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। बाकी के तीनों मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। और ये मैंने आपसे ऊपर पूछा भी था, ये कहाँ है, देखिए आपको यही जवाब मिल गया। इसके अलावा भी मैंने एक और पूछा था आपसे, वो आप मुझे कमेंट डाउन करके आपने बता दिया होगा अब तक, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो ये है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। सांची भी मध्य प्रदेश में है और उदयगिरी भी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ हमने खत्म कर ली अपनी टेस्ट सीरीज। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे आपका स्कोर कितना है कितना नहीं। और किसी भी तरह के पेड ग्रुप के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स पे। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है और आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।